Welcome to all in my class of social science. I am Parveen, your social science teacher, chapter 1 of history, the rise of nationalism in Europe. In first part of our this chapter we have read तो ये चैप्टर था जिसको हमने पहले पार्ट में रीड किया था। अभी सेकंड पार्ट हमारा है ये इसका। इसमें हमने नेशन और स्टेट नेशनलिज्म के बारे में रीड किया था। फिर फ्रेडरिक सोर्यू का जो ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक है वो हमने रीड किया। इसके अंदर हमने द स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बताया। उसके बाद में हमने जो फ्रेडरिक ऑफ सोर्यू थे उनके चारों पोस्टर्स की बात की। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशन का आइडिया जो था उसके बारे में बात की। नेपोलियन के बारे में बात की। और फिर जो यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, फिर एरिस्टोक्रेसी एंड जो मिडिल क्लास है उनके बारे में बात की। लिबरल नेशनलिज्म की बात की। और फिर एक नया जो कंजर्वेटिविज्म जो आया उसकी बात की है। कंजर्वेटिज्म के बाद में जो है रिवोल्यूशनरी ने जो काम किया उसकी बात बताई आपको फर्स्ट पार्ट में। और जो एज ऑफ रिवोल्यूशनरी था 1830 से लेके 1848 तक वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब ये हमारा नया चैप्टर आ गया है। ये जो हमारा नया पार्ट है उसके अंदर हम अपना आगे का रीड करेंगे। इसको एक्सप्लेन करते हैं। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसके अंदर जो 1830 के बाद के जो साल थे वहाँ पे थोड़ा सा बहुत आर्थिक रूप से तंगी होने लगी थी। आर्थिक हार्डशिप का ये पूरा का पूरा काल था यूरोप के लिए। 19वीं सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था उसके बाद में जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो एकदम से अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रही थी। क्या हुआ था कि जो रूरल एरिया से लोग निकल करके शहरों की ओर आ रहे थे और जब शहरों के पास आ रहे थे जब शहरों में आ रहे थे तो शहरों के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होती जा रही थी और स्लम एरिया बनता जा रहा था। फूड प्राइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा राइज कर गई थी क्योंकि जो हार्वेस्टिंग जो थी जो खेती थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। कुछ तो लोग जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे और यहाँ पे मुफलिसी पूरे टाउन के अंदर फैल गई थी, यानी कि कंगाली छाई हुई थी चारों तरफ। अब 1848 के अंदर जो थी फूड शॉर्टेज हो जाती है और हर तरफ जो था पेरिस के अंदर लोग सड़कों पे आ जाते हैं और बेरोज़गार हो जाते हैं। अब अगला है द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स अब फिर से आगे आए। लिबरल्स के अंदर जैसा मैंने पहले बताया था एजुकेटेड लोग ज़्यादा थे, मिडिल क्लास के जो थे वो इसके अंदर थे। इसमें मैन और वुमेन दोनों ने ही जो मिडिल क्लास के अंदर वो डिमांड कर रहे थे एक नेशन स्टेट की। वो चाहते थे कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के थ्रू एक नेशन स्टेट बने जिसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रेस को आज़ादी हो और जो भी एसोसिएशंस हैं यानी संगठन उनको फ्रीडम मिले। जो एक लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन थे वो आगे आते हैं फ्रैंकफर्ट के अंदर, जिसके लिए वो एक जर्मन जो नेशनल असेंबली थी उसके लिए फ्रैंकफर्ट के अंदर वोट डालने के लिए आगे बढ़ते हैं। और 18 मई 1848 के अंदर 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कोई सा जो सभा है उसका आयोजन करते हैं और उसके लिए मार्च करते हैं और वो जो थे इसके लिए एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। The constitution for the German nation was formed under the chairmanship of the monarchy which was under parliament। जो पार्लियामेंट के अधीन एक मोनार्ची यानी राजशाही जो थे उनका चेयरमैनशिप के अंदर में जर्मन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाता है और जो क्राउन है वो ऑफ़र किया जाता है वहाँ जो कि जो किंग थे फ्रेडरिक विल्हेल्म IV को,
जो कि पर्शिया के थे, लेकिन जो फ्रेडरिक विल्हेम थे उन्होंने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया, और ठुकराने के बाद में उन्होंने जो थे दूसरे एम्परर्स जो थे उनको ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने इस इलेक्टेड असेंबली को विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जो मिडिल क्लास था dominate the parliament and large number of women participated in the liberal movement। अब जो ये लोग थे वो मिडिल क्लास जो था वो आगे बढ़ता हुआ पार्लियामेंट के अंदर प्रदर्शन कर रहा था, साथ ही साथ में वो जो औरतें थी वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर आकर के वो अब अपना प्रदर्शन दिखाने लगी थी, वो भी विरोध करने लगी थी, वो भी एक नेशन स्टेट की मांग करने लगी थी। महिलाओं ने जो है फॉर्म किया था पॉलिटिकल एसोसिएशन, दे फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, they take parts in political meetings, and they also take parts in demonstrations, but they will still denied suffrage right। क्या था कि उन्हें जो था इतना सब कुछ करने के बाद में भी किसी प्रकार से इलेक्शन असेंबली के अंदर जो वोट देने का अधिकार था वो उन्हें अभी भी नहीं मिला था। इट फोर्स द ऑटोक्रेसी मोनार्च टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस, लेकिन इस सब ने जो ऑटोक्रेसी मोनार्च थे उनको फोर्सली इसके लिए मजबूर किया कि वे कुछ चेंजेस करें, और जो ये चेंजेस थे उसके द्वारा जो सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर्स थे उसके लिए जो उनके अगेंस्ट जो लॉ था उसको अबोलिश कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं जर्मनी के कुछ महत्वपूर्ण जो नेशन स्टेट्स थे उनका किस तरीके से उदय होता है। The making of Germany and Italy। Nationalism in Europe moved away after 1848, and the Germany and Italy came to be unified as nation state। तो ये सब कैसे होता है। जर्मनी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको लिए एक सवाल है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के अंदर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका कोई आर्मी किस तरीके से निभा सकती है, उसका ये एक उदाहरण है। पर्शिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। पर्शिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी लीडरशिप को अपने अंदर में लिया, और इस जो आंदोलन था नेशनल यूनिफिकेशन का उसका नेतृत्व पर्शिया ने किया। अब पर्शिया के अंदर जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वैन बिस्मार्क, अभी उनकी पिक आपको दिखाएंगे। ओटो वैन बिस्मार्क जो थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर के भूमिका को निभाते हुए इस सारे प्रोसेस के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्होंने ये सब कैसे किया, पर्शिया की आर्मी और जो ब्यूरोक्रेसी थी उसकी हेल्प से उन्होंने ये सारा काम करके जर्मन का यूनिफिकेशन किया। Three wars over 7 years ended in Persian victory। पर्शियन जो सेना थी उसने 3 साल में 7 जो युद्धों को समाप्त किया और यूनिफिकेशन की इस प्रोसेस को कंप्लीट किया। इन जनवरी 1871 पर्शियन किंग विल्हेम वन वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। और अब जो किंग विल्हेम वन थे उन्हें जो था अब जर्मन का एम्परर घोषित कर दिया गया था जर्मनी के अंदर। और जो करेंसी, बैंकिंग, किंग, लीगल, जुडिशरी सिस्टम, इन सब के अंदर जो था जर्मनी के अंदर मॉडर्नाइजेशन आ गया था, उसके अंदर सुधार रिफॉर्म किए गए थे, और अब जर्मन पूरी तरीके से एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो के सामने आया। अब बात करते हैं इटली के यूनिफाइड किस तरीके से होता है उसके यूनिफिकेशन के बारे में। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट इन द middle of 19th century, and among all the 7 states, Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house। जो सर्डिनिया पिएडमोंट जो था वहाँ वो रूल करता था इटली के अंदर, और ये 7 स्टेट्स के अंदर बटे हुए थे,
और यहाँ पे जो था अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग जो राजा था वो वहाँ पे शासन करता था। इसके इटली के यूनिफिकेशन में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले थे जैसेपी मैजिनी। जैसेपी मैजिनी का जो रोल था वो महत्वपूर्ण था। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी, जैसा मैंने पहले भी बताया, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी दो दो, तो उन्हीं में से जो इनकी सीक्रेट सोसाइटी है उनको यंग इटली कहा गया। और इस पूरे गोल को अचीव करने के अंदर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो कंजर्वेटिव्स थे वो उनके इस मोनार्ची के खिलाफ जो उन्होंने एक अभियान चला रखा था उसकी वजह से वो डरते थे, और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो था ड्रीम लोगों को दिखाया और उसके लिए आगे कार्रवाई करते हुए इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द रोल ऑफ काउंट कैवर, ये थे जो चीफ मिनिस्टर थे और इन्होंने भी इस इटली के यूनिफिकेशन का जो मूवमेंट था उसका नेतृत्व किया। ही फॉर्म ए डिप्लोमेटिक अलायंस विद द फ्रांस एंड डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस फ्रॉम सर्डिनिया पेडमोंट इन 1859। यहाँ पे भी जो सर्डिनिया पेडमोंट जो थी वो उनसे जो ऑस्ट्रेलियन फोर्स थी उनको जो थे वहाँ से हरा दिया था, और इन्होंने फ्रांस के साथ में मिल करके एक अलायंस बना लिया था अपना, जिसके तहत उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस यूनिफिकेशन को आगे बढ़ाने का काम किया। एक और व्यक्ति थे, ये जो रेड यूनिफॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं आपके जेसिपी गैरिबाल्डी। ये जो इनका रोल है वो भी महत्वपूर्ण है। ये सबसे ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ये मैजिनी हैं, ये सबसे नीचे जो हैं वो गैरिबाल्डी हैं, और बीच के अंदर काउंट कैवर हैं। ये तीनों आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब गैरिबाल्डी की बात करते हैं। इन्होंने मार्च टू द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड ड्राइव आउट स्पेनिश रूलर विद द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स इन 1860। इन्होंने भी एक बहुत बड़ा मार्च किया और जो सिसिलीज जो किंगडम थे वहाँ पे, और इन्होंने जो स्पेनिश रूलर थे वहाँ पे उनको वो किसानों की मज़दूरों की मदद से, पीजेंट्स के मदद से 1860 के अंदर उन्हें भगाने का काम किया। इस तरीके से जो यूनिफिकेशन था 1861 के अंदर इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, और जो विक्टर मैनुअल सेकंड थे उन्हें राजा घोषित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन जो था कोई बहुत बड़ी पावर नहीं थी। 18th सेंचुरी के जो टाइम था उसके अंदर ब्रिटेन किसी प्रकार से कोई नेशन नहीं था, लेकिन उसके बाद में ये एक पावरफुल स्टेट बन जाता है। धीरे धीरे अपनी वेल्थ और इम्पोर्टेंस, अपने पावर, इसको ये इंक्रीज़ करता हुआ चले जाता है। 1707 के अंदर जो था इस इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड जो थे रिजल्टेड इन ए फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया, जिसका मतलब ये था कि जो अब इंग्लैंड था वो अपने इन्फ्लुएंस को इम्पोज कर सकता था स्कॉटलैंड के ऊपर, यानी स्कॉटलैंड जो था अब ब्रिटेन से मिल चुका था। एंड 1801 के अंदर आयरलैंड को भी फोर्सली जो है इनकॉर्पोरेटेड कर लिया गया था यूनाइटेड किंगडम में, यानी उसे भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो अब क्या था, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये तीनों मिल गए थे, और ये तीनों मिल करके इन्होंने एक यूनाइटेड किंगडम को बनाया था। और ये जो यूनाइटेड किंगडम था उसका इन्होंने एक यूनियन जैक जो था नेशनल फ्लैग बनाया, और एक नेशनल एंथम बनाया जो का था गॉड सेव आवर नोबल किंग। और जो इन्होंने लैंग्वेज थी इंग्लिश लैंग्वेज, उसको एक्टिवली प्रमोट किया, और ये एक नेशन के रूप में सामने आए। अब बात करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। अब विजुअलाइजेशन की बात जब करते हैं तो आता है हम 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी के ये जो आर्टिस्ट थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था एक पर्सन को और नेशन को। इस पर ये जो पर्सन था वो एक फीमेल फिगर था, इन्हें हम एलेगरीज बोलते हैं। ये जो एलेगरीज हैं
इसके द्वारा उन्होंने एकता को, राष्ट्रवाद की भावना को किस तरीके से बढ़ाया वो यहाँ पे है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक फीमेल फिगर पोर्ट्रे किया गया जिसमें आइडिया था किसका, लिबर्टी का, जस्टिस का एंड रिपब्लिक का। और इस लिबर्टी को उन्होंने डिपिक्ट करने के लिए क्या किया है, एज ए रेड कैप, ये आपको पिक में नज़र आ रही है, यू कैन सी इन दिस पिक, रेड कैप एंड द ब्रोकन चेन, जस्टिस ए बिल्ड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल। ये आपको मैं इस नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, ये आपको नज़र आ रही हैं। इन्होंने वेइंग मशीन को ले रखा है, एक हाथ में इनके स्वॉर्ड है और इन जो है आँखों पे पट्टी बांधी हुई है, ये है। तो ये सब जो थे लिबरलिज्म को या लिबर्टी को, नेशनलिज्म को, इसको बढ़ावा देने के लिए इनके सिंबल्स थे, इन्हें एलोगरी के रूप में यूज किया गया। In France, the female figure which was used to describe nation was given the name of Marine। ये जो मैरिने थे, ये लेडी है, आपको नीचे नज़र आ रही होंगी पिक के अंदर, जिन्होंने रेड कैप पहनी हुई है, ये आपके मैराइने हैं। और सी वाज ड्रॉन विथ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबर्टी and the republic, that is the red cap, the tricolor, the cockade। तो इस तरीके से इन सब पिक्स के माध्यम से, इन सब एलोगरीज के माध्यम से जो था नेशनलिज्म को बढ़ाया जा रहा था फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर। इसी के साथ साथ में ठीक उसी तरीके से सिमिलरली इन जर्मनी द फीमेल फिगर यूज्ड for depicting Germany as a nation came to be known as Germania। ये जो आपको पिक नज़र आ रही है, ये पिक जर्मेनिया की है। जर्मेनिया इज जनरली shown wearing a crown। इनके जो फेस के ऊपर जब आप जूम करके देखेंगे आपको नज़र आ जाएगा, एक क्राउन वियर किया हुआ है इन्होंने, जो कि ओक लीव से बना हुआ है। जो जर्मन ओक लीव जो है, ओक जो है वो स्टैंड करता है हीरोइज्म के लिए। अब बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म के लिए। नेशनलिज्म का मैं बता चुका हूँ डेफिनेशन आपको। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है कि अपना विस्तार करना, सीमाएं बढ़ाना, पावर बढ़ाना। इसकी डेफिनेशन भी आगे आपको बताएंगे। Nationalism no longer retained after the last quarter of the 19th century. After 1871, the most of the tensed area was called Balkan, a region comprising modern day। आज के समय में इसे जो आपका रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, ग्रीक्स है, मैसेडोनिया है, आपका क्रोएटिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है और मॉन्टेनेग्रो है। ये सभी जो स्टेट्स हैं उस पूरे रीजन को जो था इन्होंने बाल्कन के नाम से बोला जाता था उस टाइम पे। और ये सबसे टेंस था क्योंकि यहाँ पे हर समय लड़ाई होती रहती थी। ऑटोमन एम्पायर जो थे उन्होंने बाल्कन रीजन जो था उसको एक्सप्लोसिव बना दिया था। और इस 19th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे जो थे अपने आप को स्ट्रेंथन प्रूव करने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए जो थे ऑटोमन एम्पायर ने बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन किए, इंटरनल रिफॉर्म भी किए, लेकिन वो सब जो थे वो बेकार हो गए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो थे एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो होते रहते थे। और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये एक टेंस्ड एरिया बन गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिज्म ग्रुप्स बिकम हाईली इंटॉलरेंट टुवर्ड ईच अदर एंड वेन कॉन्स्टेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट्स। जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी वो रेगुलर हो रही थी, सभी एक दूसरे को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे, सबके अंदर नेशनलिज्म जो था वो बढ़ता जा रहा था। और इसी नेशनलिज्म की भावना के चलते यूरोप के अंदर जो था पूरी तरीके से जो ये बाल्कन का एरिया था उसमें बहुत अधिक जो इंसेंटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे और
टेंस्ड एरिया ये बन चुका था। अब हर कोई जो था अब इसका एडवांटेज, अपने पावर को बढ़ाते हुए उसका एडवांटेज लेना चाहता था और जो अपना इम्पेरियलिज्म का गोल था उसको पूरा करना चाहता था। इम्पेरियलिज्म की डेफिनेशन यहाँ है, इम्पेरियलिज्म इज़ ए पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग a country's power and influence with the help of military forces or other mean। और तो इस ड्यूरिंग दिस पीरियड इंटेंस rivalry built among यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज। तो अब इस दौरान जो थी पूरे की पूरे जो यूरोप था उसके अंदर पावर और व्यापार के थ्रू कॉलोनिज़्म को डेवलप करने के लिए नेवल, मिलिट्री, उन सभी की सहायता लेते हुए एक सीरीज़ ऑफ वार इस रीजन में चल रहा था। और इसी का परिणाम था, इसी का एक परिणाम देखने को मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि 1914 में देखने को मिला था। और इस 1941 के अंदर जो था यूरोप था पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, और बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पेरियलिज्म, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो थे नेशनलिज्म की भावना के साथ में अपना विस्तार करना चाह रहे थे, इम्पेरियलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन इस लड़ाई के बाद में लोगों को जो था समझ में आया कि ये इम्पेरियलिज्म जो है वो ठीक नहीं है, और एक एंटी इम्पेरियल मूवमेंट जो था वो डेवलप हुआ, और इसके लिए स्ट्रगल चलता रहा। और इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट जो थे, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट को फॉर्म करने के लिए एक आंदोलन अभी भी चल रहा था। और लेकिन जो आइडिया था वो नेचुरल था और यूनिवर्सल था, उसको एक्सेप्ट इन्होंने किया। और इसी के साथ में ये आपका चैप्टर समाप्त